अजीत पवार के विमान क्रैश की घटना पर एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। जिस लियरजेट मॉडल का विमान हादसे का शिकार हुआ है, उस विमान में पहले भी लैंडिंग गियर की दिक्कत का मामला सामने आया है। इसे लेकर यूएस की एजेंसी ने अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, तुरंत जांच की सलाह दे दी। हालांकि विमान हादसे की असल वजह क्या रही है, इसकी सच्चाई तो जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती पता नहीं चल पाएगा। यह भी जानकारी सामने आई है कि डीजीसीए को हादसे से ठीक पहले इस विमान से मेडे कॉल आई थी, यानी एवरीथिंग नीड्स अटेंशन हियर। मेडे का मतलब ये कि ये शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब अर्जेंसी होती है और जब फाइनल कॉल होता है। विमान के पायलट ने मेडे कॉल दी थी डीजीसीए को, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं खुल जाता है, ब्लैक बॉक्स से क्या क्या डिटेल्स आती है, तब तक नहीं कुछ कहा जा सकता है। विमान हादसे को लेकर जो संभावित वजह है वो ये है कि लैंडिंग गियर में हो सकता है इशू हो। फाइनल पुष्टि फिर कह रही हूं तभी होगी जब हादसे की जांच पूर्ण हो जाएगी। हादसे से ठीक पहले विमान के पायलट ने डीजीसीए को मेडे कॉल तो दिया था, यानी यह कहा जा सकता है कि विमान पर पायलट का कंट्रोल उस वक्त खत्म हो गया था और यही वजह है कि यह कॉल दिया गया। इससे पहले भी लियरजेट विमान में लैंडिंग गियर का जो इश्यू है, जैसा मैंने आपको बताया, सामने आया है। यूएस एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस विमान के कई मॉडल्स में अर्जेंट जांच की सलाह दी थी। हालांकि विमान हादसे के पीछे असल वजह क्या रही, फिर बता दूं, ये पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते हैं। हादसे की जांच पूरी हो जाए तभी क्लैरिफाई होगा। लेकिन अब मैं आपको हादसे की 8 तस्वीरें सामने दिखाती हूं। ये हादसे की 8 तस्वीरें, मैं टीम से कहूंगी कि वो तस्वीरें सारी की सारी दिखाएं। ये देखिए, हादसे की पहली तस्वीर जो आई थी वो ऐसे थी कि आग लगी हुई थी पूरे विमान में। दूसरी तस्वीर में इधर उधर विमान के परखच्चे उड़े हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। फिर तीसरी तस्वीर, जब हम थोड़ा नजदीक पहुंचते हैं तो प्लेन पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। चौथी तस्वीर, जब लोग अब वहां नजदीक जाना शुरू करते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि क्या आखिर में मतलब आखिरी वक्त तक कोशिश की जाती है कि क्या किसी को रेस्क्यू किया जा सकता है। लेकिन हालात दिखा रहे हैं, तस्वीरें बता रही है कि वहां उस हादसे में कोई नहीं बच पाया होगा, क्योंकि विस्फोट हुए हैं। एक विस्फोट नहीं, 2 नहीं, 3 से 4 विस्फोट चश्मदीद बता रहे हैं। और उन विस्फोट के बाद तो ये चांस बिल्कुल जीरो हो जाता है कि कोई बचा हो। नीरज भी हमारे साथ है, रवि भी हमारे साथ है और विवेक गुप्ता जो कि बारामती के रास्ते में थे, वो हमारे साथ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कनेक्शन इशू हो गया होगा। नीरज, आपकी एनसीपी के किसी पदाधिकारी से, किसी बड़े नेता से बात हुई है? क्योंकि आप जब वहां पहुंचे थे तो सुप्रिया जी से बात करने के लिए ही पहुंचे थे। देखिए, बिल्कुल पहुंचे थे रूबिका, लेकिन तब तक जो तमाम कैमरे वाले और या रिपोर्टर जो है कुछ अंदर थे, क्योंकि सुबह का वक्त था। 9:15 बजे के आसपास ये खबर आई थी। आमतौर पे हम लोग 9:30 से 10 के आसपास यहाँ पहुँचते। जब हम लोग पहुँचे थे तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आम दिनों की तरह हम लोग लोकसभा, राज्यसभा पे, संसद के सत्र पे उनसे बातचीत करेंगे। और जब तक सुप्रिया सुले से बाइट लेने की बात थी रूबिका, तब तक ये हमें जानकारी नहीं थी कि सुनेत्रा पवार, या उसके बाद घटना की खबर जब हम लोग को मिलती है तब हम लोग यहाँ आते हैं। और उसके बाद मतलब पहले से जो प्लान था वो जिस तरह से अजीत दादा पवार की धर्मपत्नी और उनके बेटे दोनों यहीं पर मौजूद थे दिल्ली में जब यह हादसा हुआ। बिल्कुल यहीं पर मौजूद थे और यहीं से साथ में सुप्रिया सुले के साथ सुनेत्रा पवार एक गाड़ी में बैठकर यहां से निकले एयरपोर्ट के लिए। पार्थ पवार दूसरी गाड़ी में निकले, वो वहीं महाराष्ट्र में। शरद पवार महाराष्ट्र में मौजूद थे। आज कई बार ऐसा होता है कि सत्र के शुरुआती दिन में वो नहीं होते, कई बार एक दिन बाद या 2 दिन बाद आते हैं, कई बार शुरुआती दिनों में ही आ जाते हैं। लेकिन आज सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार को संसद के सत्र में हिस्सा लेना था, लेकिन सुबह सुबह ये खबर आई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम सबके सामने। तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले तारिक अनवर से बातचीत हो रही थी, क्योंकि एनसीपी के संस्थापक सदस्य वो रहे हैं और अजीत दादा पवार भी एनसीपी को मजबूती देने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो तमाम जो नेता है जिन्होंने उनके साथ काम किया
मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनको एनसीपी के अंदर कहा जाता था रूबिका। और जिस तरह से ये खबर आई, एनसीपी बटी, एनसीपी को विधानसभा में बड़ी जीत दिलाई। तो पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का ये कहना है कि अजीत पवार का खोना एनसीपी के लिए बड़ा नुकसान है। कल की तारीख में अगर दोनों एनसीपी मिल भी जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति को नुकसान तो हुआ ही, समूचे एनसीपी को ये बड़ा नुकसान है। ये जो आपने एंड में बात कही है, अब शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी होगी। अभी चूंकि ये वक्त मुफीद नहीं है, अजीत दादा का जो शव है वो अभी भी वहाँ बारामती के अस्पताल में है मेरे ख्याल से, और वहाँ तादाद में कार्यकर्ता पूरा बारामती और बारामती के आसपास के इलाके के लोग इकट्ठा हो गए हैं। हम आपको वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे। ज़रा वो तस्वीर बारामती के अस्पताल की टीम से कहूँगी दिखाई जाए स्क्रीन पर। मतलब ये विजुअल से देखिए आप, मतलब पूरा बारामती मानो इकट्ठा हो गया है। हमारे साथ आनंद विजय जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी सीनियर पत्रकार हैं। आनंद जी, आपने भी कई मर्तबा बारामती का दौरा किया होगा। मैं जब पहली दफ़ा गई आनंद जी तो मैं हैरान थी, क्या खूबसूरत चौड़ी सड़कें और जो सरकारी बिल्डिंग्स थी और जो केंद्र थे, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग। मैं बार बार पूछ रही थी अपने पायलट, अपने प्रोड्यूसर से कि बारामती है, ऐसा बारामती को उन्होंने कर दिया था। 9,000 करोड़ का, मतलब पिछले चुनावों में जब मैं गई तब इन्वेस्टमेंट इकलौता बारामती में लेकर आए थे अजीत दादा। देखिए रूबिका जी, अजीत पवार ऐसे नेताओं में से थे जो लगातार क्षेत्र की बेहतरी के लिए और क्षेत्र से जुड़े रहते थे। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि सुबह सुबह वो बुलाते थे। मेरा भी एक ऐसा ही अनुभव है कि एक बार इंटरव्यू के लिए उनको कहा तो उन्होंने कहा सुबह 6:30 बजे आ जाइए। हम लोग 6 बजे पहुंच गए और हमें लगा कि अभी बुला लिया है, थोड़ी देर बाद देंगे। लेकिन वहां पहुंचने पर यह पता चला कि वो एक इंटरव्यू पहले कर चुके थे और हमारा दूसरा नंबर था। तो वो सुबह का उपयोग बहुत करते थे और क्षेत्र से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, चाहे वो शुगर मिल के लोग हों, चाहे कोऑपरेटिव के हों, सबके साथ। लेकिन अभी जो आपके साथी बता रहे थे, चूंकि आज से संसद का सत्र आरंभ होने वाला था, इसलिए उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा की एनसीपी की सदस्य हैं, वो दिल्ली में थी। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि दोनों पति पत्नी राजनीति में हैं और दोनों अपने कर्म क्षेत्र के लिए एक दूसरे से दूर हैं। पता नहीं अजीत दादा पवार की उनसे कब मुलाकात हुई होगी, कैसी मुलाकात रही होगी, उनके दोनों बेटे जय और पार्थ कहाँ होंगे इस समय। ये सारी चीजें बड़ी दिल को कचोटने वाली बात है। एक ऐसे नेता थे अजीत पवार जिनका गहरा लगाव था और न सिर्फ क्षेत्र के लोगों से, कभी उनको ऊंचा बोलते हुए नहीं सुना, विषम परिस्थितियों में भी कभी उनको दुखी नहीं देखा। जब आप याद करिए, जब सुबह 6:30 बजे शपथ लिया था और उसके बाद शरद पवार जी ने आके उसको पलट दिया था, तब भी उन्होंने शरद पवार जी के खिलाफ या विरुद्ध एक बात नहीं बोली। इतनी सारी चीजें होंगी। इस परिवार की एक विशेषता थी, न शरद जी उनके खिलाफ बोलते थे, न अजीत दादा उनके खिलाफ बोलते थे। सुप्रिया सुले से भी जब पूछा जाता था तो वो यही कहती थी कि हमारे परिवार का मसला हम परिवार में सुलझा लेंगे। तो महाराष्ट्र का मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार था, जिस महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी भी कह सकते हैं इसको, जिसके इर्द गिर्द पूरे सूबे की सियासत चलती थी। और सबसे बड़ी बात ये, एनडीए में रहते हुए भी मतलब मुसलमानों के साथ भी बड़े प्रिय थे, बड़े सेकुलर किस्म की इनकी छवि थी। एनडीए के साथ भी रहे, शिवसेना के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे। एनडीए में होने के बावजूद भी कभी इन्होंने हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति होती है उससे ऊपर उठकर इन्होंने अपनी एक नई राजनीति बीजेपी से इतर स्टैंड लिया इन्होंने, बीजेपी के साथ रहते हुए भी। नवाब मलिक को इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में आप जानते हैं ना कि सेंटर में रखा था, उन्हीं को सब सौंप दिया था कि तुम्हारे हाथों में पूरी की पूरी कमान है। और इस पर जब दोनों आमने सामने हुए तो क्लैरिटी के साथ कह दिया कि भैया मेरी पार्टी को मुझे आगे बढ़ाना है, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा अपने इलाके में। तो ये क्लैरिटी तो वाकई थी अनंत विजय जी। बिल्कुल। और एक गठबंधन में रहते हुए, उससे हिंदुत्व की राजनीति से दूर रहते हुए, बल्कि मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है कि एनडीए में होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी से इतनी निकटता होने के बावजूद कभी वो संघ के कार्यालय में भी नहीं गए। तो महाराष्ट्र में इस प्रकार की राजनीति करना, और सबके प्रिय भी बने रहे। जो वहां संघ के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे। और
मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रतीकों से दूर जमीन की राजनीति करते थे, और ऐसे हालांकि 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 मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे आरोप भी उन पर लगे, बहुत सारे घोटालों के आरोप भी लगे, लेकिन वो सारे आरोप अदालतों से एक एक करके खत्म हुए। इसमें राजनीति करने का आज समय नहीं है, राजनीतिक टिप्पणी करने का भी समय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अजीत जी ने सभी दलों के साथ, एक ऐसे राजनेता बहुत बिरले होते हैं जिनको एक क्रॉस पार्टी लाइन, एक समर्थन भी और हो, ये आनंद एक जी, उनका अभी सम्मान हमारी भी कहीं हो। पे बात हो रही थी आपकी और मेरी कि अब वो पौध, वो पीढ़ी खत्म हो रही है। बिल्कुल। वो नेता जो सब जगह अपनी इज्जत बनाए रखे, वो नेता जो सबसे सलाम दुआ करे, वो नेता जो चाहे कोई विचारधारा हो और एब्सोल्युटली आपकी विचारधारा से अग्री ना करते हो फिर भी इज्जत कायम रखे। मतलब वो जो अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद भले ही कितने हो जाए। उसका जीता जागता उदाहरण अजीत दादा पवार थे।